नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड सिंचाई विभाग के आवासीय परिसर के करीब 209 मकान जर्जर हालत में हैं। हालांकि लंबे समय से उन मकानों में रह रहे सरकारी कर्मचारी इनकी मरम्मत की मांग कर रहे हैं। उसे देखते हुए सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज खुद आवासीय परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने जर्जर हालत को देखते हुए सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इनकी मरम्मत कराई जाए। आवासीय परिसर में आए हुए हैं देखने के लिए, मुआयना करने के लिए। यहाँ जो मकान पुराने हैं उनकी बड़ी खस्ता हालत है और इसमें जो निष्प्रोज्य आवास हैं वो डी टाइप 48 है और 209 की मरम्मत होनी जरूरी है। जो आप देख रहे हैं ये सब मरम्मत होनी जरूरी है। बड़ी खस्ता हालत है और इसके अंदर एक्सपोज हो चुका है जो आयरन है, जो जाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये रहने लायक नहीं है और इनको हम बनवाएंगे। इसमें 6 करोड़ लगेंगे और ये इसमें नए ट्यूबवेल का भी होना ज़रूरी है और सीवेज की भी दशा बहुत यहाँ पर कष्टकारी है। देखने को पता चला कि यहाँ नाली एक्सपोज्ड है, बदबू आ रही है, तो ऐसे हाइजीनिक नहीं है, तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। डोईवाला में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुबोध जायसवाल के नेतृत्व में किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसानों ने प्रबंधक का घेराव कर बकाया गन्ने का भुगतान ब्याज समेत तुरंत करने को कहा। किसान नेता ने कहा कि अगला पेराई सत्र चालू होने जा रहा है, लेकिन किसानों का पिछला भुगतान अब तक नहीं हो पाया। डोईवाला शुगर मिल का सभी किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान के अंदर मिल प्रबंधक का घेराव किया और घेराव आज हमें मजबूरन किसान को इसलिए घेराव करना पड़ रहा है कि उसी की पेमेंट इस कोरोना काल के अंदर किसान को सड़क पे उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी पूरी सीधे जिम्मेदार प्रदेश सरकार है। हम चाहते हैं कि ये गन्ने का भुगतान शीघ्र से शीघ्र हो और जो ये किसान इस समय कोरोना जैसी महामारी के अंदर आर्थिक संकट से जूझ रहा है ताकि उसे कुछ सहारा मिले। और मज़े की बात तो ये है कि अभी नया पेराई सत्र चालू होने वाला है और अभी तक इनका पिछला गन्ने का भुगतान ही नहीं हो पाया। तो हम ये सरकार से ये चाहते थे और प्रबंधक से ये मांगे कि जल्दी से जल्दी इसका जितना जल्दी भुगतान हो जाए उतना ही किसानों के हित में रहेगा और सरकार के लिए भी अच्छी बात रहेगी। उत्तराखंड बीजेपी में अंतर्कलह को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अजय भट्ट ने सफाई दी। अजय भट्ट का कहना है कि उन्होंने किसी भी विधायक को प्रदेश सरकार की शिकायत के लिए दिल्ली नहीं भेजा। मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं वो बेबुनियादी हैं। अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी में किसी प्रकार की कोई अंतर्कलह नहीं है और यह भी कहा कि बिना आंदोलन के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। न्यूज में कोई दम नहीं है, कहीं से कहीं तक फेक न्यूज है। कई पोर्टल चला दे रहे हैं, कई मेरी छोटी मोटी पत्रिकाएं चला रहे हैं। एक में तो ये लिख दिया कि अजय भट्ट के कहने पर गए हैं। साला ने कहीं किसी से कुछ बात न चित न कहीं, तो ऐसे चलाते रहते हैं। मुझे बड़ा ताजुब होता है। पत्रकारिता में पत्रकार बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरे प्रूफ के साथ कोई बात कहें तो उस पर अच्छी साख बनती है और विश्वसनीयता बनी रहती है। अब मैं अपने काम से कहीं भी जाऊं, कोई कह दे उसके कहने पर आ रहा, कोई जाए तो तीसरा कह दे। कहीं कोई नहीं है ऐसा, न नाराजगी है न कहीं पर है। मुझे तो ये अभी तक फेक न्यूज लगी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जमीन तलाशने में जुटी है, जिससे आने वाले विधानसभा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा सके। इसे लेकर पार्टी राज्य में संगठन विस्तार में जुटी है। पौड़ी के चमोलीगढ़ में समाजसेवी दिग्मोहन नेगी आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई कांग्रेस और बीजेपी नेता भी दिग्मोहन नेगी के संपर्क में हैं, जो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जनता में जो पिछले, जैसे मैंने कहा, 20 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए और दोनों ही दलों ने अपना बारी बारी राज करा, लेकिन जिस उद्देश्य से राज्य आंदोलन लड़ा गया कि विशुद्ध पहाड़ी राज्य होगा, राज्य की राजधानी गैरसैंण होगी, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर अच्छे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय छोटे छोटे व्यापारियों को रोज़गार का अवसर मिलेगा, साथ ही साथ अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की सब पर्वतवासियों ने कामना करी थी। लेकिन इसके ठीक उलट अगर मैं कहूँ तो उन मैदानी जिलों का विकास हुआ जिसमें से नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून है। सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा नमस्कार और खासकर चौबट्टा खाल विधानसभा के सभी मतदाताओं से मेरा नमस्कार। मैं भास्कर द्विवेदी संगलाकोटी में रहता हूं और वर्षों से सामाजिक चेतना और जन जागरण के लिए काम कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 का चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार तय कर रही है।
भाजपा कांग्रेस के शासनकाल को देखते हुए मेरे व्यक्तिगत नज़रिए से तो मुझे भी इनकी कोई नीतियाँ ऐसी नहीं लगी कि जो खासकर पहाड़ों के हित में हो और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई अच्छा सा मॉडल तैयार करे। हाईकोर्ट और जिला प्रशासन के आदेश के बाद हरिद्वार जिले में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने का काम किया गया, लेकिन इस दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा। वहीं अब भीम आर्मी ने भी बादशाहपुर में संत रविदास के मंदिर हटाने के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सरकारें दलित विरोधी है, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। बता देना चाहते हैं, शासन प्रशासन को चेता देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी मंदिर के साथ में छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सरकार के अधीन काम कर रहा है, सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, तो हम ऐसे जजमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें सरकार में बैठे लोग जो आज दलित हितैषी बन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मंदिर प्रकरण में भी 4-4 विधायक वहाँ पर जाकर पहुँचे हैं, जिन्होंने भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने का काम किया और भाजपा को दलित हितैषी बताने का काम किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा की वर्तमान में सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो इसमें कहीं ना कहीं विधानसभा में, राज्यसभा में और पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठनी चाहिए। इसकी आवाज़ को उठाकर इसमें अध्यादेश लाना चाहिए। मनुष्यों से के विपरीत जो जिस प्रकार के निर्णय दिए जा रहे हैं, ये गलत है। और मैं बता दूं सरकार को साफ साफ कि गुरु रैदास जी को मानने वालों की संख्या भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत अनलिमिटेड है। ठीक, तो आस्था के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पे किया नहीं जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि उत्तराखंड को बंद कर दिया जाए या उत्तराखंड की व्यवस्था न चलनी चाहिए, तो सरकार के हाथ में हम तैयार हैं, भीम आर्मी तैयार है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, यहाँ की पूरी टीम तैयार है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष ये आह्वान करते हैं पूरे देश से कि पूरे देश के भीम आर्मी कार्यकर्ता उत्तराखंड पहुँचे, तो उत्तराखंड सरकार कमर कस ले, हम लोग तैयार हैं आने के लिए। लेकिन ये जो गलत कृत्य कर रही है सरकार, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जंगलों की संपदा को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की योजना बना रही है। मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने कहा, कांग्रेस वन अधिकारियों को लेकर 8 सितंबर से आंदोलन करेगी, जिसकी शुरुआत हरिद्वार से होगी। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य की सरकार के जरिए प्रदेश के वन पर कब्जा कर वन संपदा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसके बदले प्रदेशवासियों को कुछ नहीं दिया जा रहा। साथ में हम 8 तारीख से, क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे, हमारे पितृ देवता हैं और ये पितृपक्ष आज से शुरू हो रहा है, तो 8 तारीख को हम हरिद्वार से, जहाँ पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, कि यहाँ के लोगों को उनके जो वनाधिकार थे वो उनको मिल सके, उनको, हमारे बच्चों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिल सके। हमारी वनों पर आपने कब्जा कर लिया, लकड़ी पर कब्जा कर लिया, एक गैस सिलेंडर निःशुल्क मिले, बिजली और पानी के बिल ना आए, तो हम वहाँ पर बिजली और पानी के बिलों को जलाएंगे, धरने पर बैठेंगे और उसके बाद तर्पण करेंगे उन बिलों का जो है हरिद्वार में। ऋषिकेश के यमकेश्वर प्रखंड के सरासू गांव में पूर्व सैनिक बीबी सिंह राणा ने ग्राम प्रधान प्रीतम सिंह राणा पर विकास कार्यों के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया। पूर्व सैनिक ने कहा कि ग्राम प्रधान ने पंचायत भवन की 4 दीवारी बनाने के नाम पर 1 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए, लेकिन अब तक दीवार का निर्माण नहीं कराया गया। एक ग्राम पंचायत में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो बिल्कुल जो है कि उनमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत लेवल से लेकर के जो अधिकारी हैं उनकी तक मिली भगत है। यहाँ पर जो है कि धरातल पे पंचायत भवन की 4 दीवारी गायब है। 4 दीवारी प्लान में है, लेकिन प्लान में जो है 4 दीवारी ग्राउंड में नहीं बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 0 टॉलरेंस की बात करते करते थक गए, लेकिन ये लोग जो है कि उनके नीचे यहाँ पर घपला कर करके, भ्रष्टाचार कर करके थक गए और ग्राम पंचायत का विकास इस हालतों से कैसे होगा। प्रीतम सिंह राणा वर्तमान ग्राम पंचायत सिरासू में प्रधान के पद पे हूँ और अभी जो हमारे यहाँ सिरासू गाँव बहुत ही चर्चे में है। चर्चे का विषय है कि यहाँ पे घोटाले हुए हैं। सभी लोगों ने न्यूज़ों में देखा होगा, लेकिन क्या है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तो आप गांव को बदनाम कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है, तो मैंने उनको यही बोला कि अभी तक आप सब लोग जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करिए और फिर साबित अगर होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर हम सहयोग करेंगे जो भी हमसे होगा। जोशीमठ के ओली में रज्जू मार्ग प्रबंधन को बड़ी सफलता मिली है, जहां उन्होंने एशिया की सबसे ऊंची चोटी पर रोपवे का रेस्क्यू मॉक ड्रिल किया। किसी भी परिस्थिति से कैसे निकला जा सकता है, इसकी तैयारी को परखा गया।
उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार में खाद्य भंडार निगम का औचक निरीक्षण किया। धन सिंह रावत ने निगम के कागजात भी चेक किए। हालांकि इस दौरान उन्हें कोई खामी नहीं दिखी। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा, देश में पहली बार उनकी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तमाम योजनाएं ला रही है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए और हम दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना में 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए एक किसानों को 0% पे देते हैं। जो उत्तराखंड में प्रवासी लोग आ रखे हैं उनको भी हम 0% में दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा किसानों के लिए उनकी आय दुगनी करने के लिए एक उत्तराखंड भंडार निगम की स्थापना भी की गई है और उसमें 1,31,000 मैट्रिक टन की क्षमता हमारे भंडार निगम में है। करोड़ रुपये के प्रॉफिट। रुड़की के पिरानकलियर थाना क्षेत्र के निवासी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नेत्री के बेटे ने कोरोना काल के सारे नियम और कायदे कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। रईस जादे ने बर्थडे पार्टी में नहर किनारे दर्जन भर से ज्यादा युवाओं को इकट्ठा किया और उसके बाद गांव के तिराहे पर, चौराहों पर हुड़दंग मचाया। गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए अनशन पर बैठे स्वामी शिवानंद ने अनशन समाप्त कर दिया। गंगा स्वच्छता से जुड़ी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वामी शिवानंद ने यह अनशन शुरू किया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इन मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद स्वामी शिवानंद ने अनशन तोड़ दिया। तपस्या शुरू करने के बाद केंद्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत गठित संवैधानिक संस्था NMCG जो गंगा जी के लिए विशेष रूप से गठित की गई है और गंगा मंच जो संस्था है उनकी गंगा विचार मंच, उनके पदाधिकारियों के सहयोग से आज से 4-5 दिन पहले माननीय जल शक्ति मंत्री जी के निर्देश पर आकर के वार्ता की गई थी और उसी क्रम में इस तपस्या को कल रात 10:30 बजे स्थगित किया गया है। सितंबर 2020 के आयोजन पर सभागार आयोजित की गई और बाल विकास परियोजना डोईवाला के अधिकारी अंजू डोबरियाल गोड ने कार्यशाला में मौजूद पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को और महिलाओं के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाएं जो हैं उसकी जानकारी दी। हमारा जो है पूरा अगस्त माह पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। ओवरऑल न्यूट्रिशन, संपूर्ण पोषण, इसमें हमने एक थीम रखी है, 5 थीम रखी है। सुनहरे 1000 दिन, सुनहरे 1000 दिन गर्भावस्था के 270 दिन है और 6 माह के 180 दिन और 6 माह से 2 साल तक के हमारे 550 दिन है ध्यान रखना है। उसके बाद है एनीमिया से बचाव, इसके हिस्से में एनीमिया, घरेलू उत्पाद, हरी साग सब्जियां जो लोगों को समझाना है, जन जागरूक करना है। लखीमपुर खीरी में मासूम बच्चियों पर हो रही दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। सिंगारी थाना क्षेत्र से एक मामला जुड़ा है जहां एक 5 साल की बच्ची अपने घर से सुबह लापता हो गई थी। आज मासूम बच्ची का शव खेत में मिला। मासूम का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। बुधवार को दिन में 10 बजे लड़की द्वारे से उठाई गई। उठाया है लेखराम गौतम। हाँ जी, रंजिश है। किस बात को? क्या मर्डर दूसरे ने किया, फंसाया हमारे भाई को, किसी की रंजिश थी। ये ऊंची मटहिया गांव पड़ता है थाना सिंगाही में। इसमें एक 3 वर्षीय बच्ची का शव आज मिला है। ये लड़की कल सुबह 10 बजे से गायब थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, घटनास्थल का हम लोगों ने मुआयना कर लिया है और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उधम सिंह नगर पुलिस को एक युवक को फर्जी तरीके से जेल भेजना भारी पड़ गया। इतना भारी पड़ा कि दूसरों पर मुकदमा करने वाली पुलिस पर ही मुकदमा दर्ज हो गया।
ये मुकदमा और किसी ने नहीं बल्कि सीबीआई ने पंजीकृत किया है। दरअसल जनपद के केलाखेड़ा थाना क्षेत्र में 28 जुलाई को एक पंडित जी ढाबा की घटना पुलिस को भारी पड़ गई। तो इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जहां पुलिस की लापरवाही जो है वो सामने आई है और अब पुलिस के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो गया। ढाबा संचालक से चरस बरामद होने का ये मामला है। युवक को फर्जी तरीके से जेल भेजना पुलिस को ही भारी पड़ गया। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों से निपटने के लिए सरकार ने सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों को इलाज करने की अनुमति दे दी है। साथ ही निजी अस्पतालों द्वारा किए जाने वाले इलाज के संदर्भ में फीस का निर्धारण भी कर दिया। जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमला किए जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान होने वाले खर्च को लेकर सरकार को घेरा। प्राइवेट अस्पतालों में हम तो पहले से कह रहे थे कि इलाज की परमिशन दीजिए, लेकिन सरकार को खर्चा उठाना चाहिए उसका। कोरोना जो है वो वैश्विक महामारी है और वैश्विक महामारी के मामले में सरकार को खर्चा उठाना चाहिए। चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, चाहे उनका आगे इलाज हो, फर्दर इलाज हो, इलाज का सारा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। सरकार खर्चा उठा ही नहीं रही है। प्राइवेट अस्पतालों में पैसे वसूल किए जा रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों की मजबूरी है, अगर उनको पैसा कहीं से नहीं मिलेगा तो इलाज कहां से करेंगे। आबकारी विभाग की टीम ने रुड़की के लंढोरा में लक्सर रोड पर टेंट की दुकान में छापा मारा, जहां से टीम ने 100 लीटर मिलावटी शराब बरामद की और एक व्यक्ति को मौके से पकड़ा है, जबकि 2 अन्य वहां से फरार हो गए। बता दें कि आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह पवार को मुखबिर से सूचना मिली कि लक्सर रोड पर एक दुकान पर मिलावटी शराब बेची जा रही है, जिस पर कार्रवाई की गई और छापा मारा गया। शराब भी पकड़ी और एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। फिर से सूचना मिली कि लंडौरा में एक टेंट की दुकान है और वहाँ पर कुछ मिलावटी शराब का धंधा चल रहा है। हम लोगों ने मुखबिर से नेटवर्क लगाया और एक व्यक्ति से खरीदारी करवाई। जैसे हमें सटीक मुखबिरी मिल गई कि हाँ वहाँ से खरीदारी हो रही है, तुरंत हम मौके पर पहुँचे और हमने तलाशी ली। काउंटर से एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और एक व्यक्ति पीछे से भागने में फरार रहा है। उस व्यक्ति का नाम अमित सन ऑफ ओमपाल बताया गया है। वो मेन उसका मालिक है टेंट हाउस का, और उसका पार्टनर एक योगेश पंडित नाम सामने आया है जो शिकारपुर का रहने वाला बताया गया है। और जो गिरफ्तार किया गया उसका नाम अजय कुमार सन ऑफ श्रीचंद है, जबीरन थाना मंगलौर का रहने वाला है। प्राथमिक तौर पर मुझे देखने से ये लगा है कि ये लोग मिलावटी शराब बना रहे थे और ये तीनों लोग आपस में पार्टनरशिप में इस काम को कर रहे थे और समय रहते हम लोगों ने पकड़ लिया, नहीं तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। डोईवाला में शहीद दुर्गामल राजकीय महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने महाविद्यालय में निर्माणाधीन महिला छात्रावास का निरीक्षण किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डीसी नैनवाल ने महाविद्यालय में फर्नीचर की समस्या मंत्री के सामने रखी। मसूरी देहरादून मार्ग करीब 16 घंटे बाद एक बार फिर खुल गया, जिससे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास लगातार भूस्खलन होने के बाद बंद हो गया था। बुधवार को 3 दिन से बंद होने के बाद इस मार्ग को शाम 4 बजे खोल दिया गया, लेकिन रात 9 बजे एक बार फिर भारी भूस्खलन होने के चलते यह मार्ग बंद हो गया था, जिसे 16 घंटे की मशक्कत के बाद फिर खोला गया। रुद्रप्रयाग में कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल अप्रैल महीने में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से निपटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा धोखे में रखा गया। तो ऐसे में उनका यह भी कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने से स्थिति बिगड़ सकती है, लिहाजा इनकी बात को सुना जाए, इनकी मांग को माना जाए।
और हमारी जो विज्ञप्ति निकाली गई थी वो मार्च में निकाली गई थी और 8 अप्रैल को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, जो कि हमारी जब सैलरी बताई गई थी तो 17,850 रुपये बताई गई थी। और जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम हमें कुछ भी नहीं बताया गया था कि तुम्हारा कटेगा 47% तुम्हारा कटेगा, 25% PPF कट रहा है, 18% GST कट रहा है, ये कहाँ कट रहा है। और हम लोग इतना वर्क करते हैं, 50 पेशेंट हम अकेले डील करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 स्टाफ नर्स है, हम अकेले एक स्टाफ नर्स अकेले 50 पेशेंट को डील करती है कोरोना पॉजिटिव। तो क्या ये हमारे साथ जो हो रहा है क्या ये सही हो रहा है? हम चाहते हैं जो हमारा 47% जो कट रहा है वो कहाँ कट रहा है, हम इसकी निष्पक्ष जाँच चाहते हैं। कि जो ये उत्तराखंड सरकार है, जो इस सरकार के तानाशाही अधिकारी है, इनके द्वारा हम कोरोना वॉरियर्स के साथ बहुत बड़ा छलावा किया गया। हमारी नियुक्ति हुई थी अप्रैल में, मार्च में इन्होंने विज्ञप्ति निकाली थी और जो हम लोगों की सैलरी बताई गई थी वो हमें नहीं दी गई। 4 महीने बाद जब हमारी वेतन देते हैं तो उसमें से जो है कि 47% कट के जो है कि हमारा वेतन मिल रहा है और ऊपर से हमें धमकाया जा रहा है कि जितने में काम करना है तो करो, नहीं तो तुम्हें जो है कि आपदा एक्ट में अंदर करा देंगे। और 25% EPF कटने की बात कर रहे हैं, 18% जो है कि GST। तो ये तानाशाही सरकार का जो रवैया है ये कोरोना वॉरियर्स के साथ सही नहीं है। रात दिन हमने जो है कि यहाँ पे एक करके काम किया है, अकेले जो है कि 100 सैंपलिंग करता हूँ इस जिले में। और शुक्रवार को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गोविंद घाट से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ है और हेमकुंड साहिब में कोरोना के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। जिसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी उसी को प्रवेश मिलेगा। सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब। तो चूंकि कोरोना काल के चलते कई तरह की समस्याएं, परेशानियां और चुनौतियां हैं, लिहाजा हेमकुंड साहिब जो सिखों का धार्मिक स्थल है पवित्र, यहां के कपाट शुक्रवार से खुल रहे हैं। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ मानक तय किए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। जिसकी रिपोर्ट कोरोना की नेगेटिव होगी उसी को प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरीके से देश भर के कई धार्मिक स्थल बंद है, लेकिन अलग अलग मानकों के तहत, नियमों के तहत धीरे धीरे अब खोला जा रहा है और जिंदगी को पटरी पर लाने की जो जद्दोजहद है वो की जा रही है। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हर साल यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन इस साल कोरोना का जो असर है वो यहाँ देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी सावधानियों के साथ मंदिर में, यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब का, उसमें इजाजत होगी जाने की, सावधानी के साथ, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी। बाकायदा गोल चक्कर बनाए गए हैं कि जो जरूरी दूरी है उसका ध्यान रखा जाए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो डोईवाला में हर साल की तरह इस साल सितंबर में पोषण माह का आयोजन किया गया। परियोजना अधिकारी ने बताया कि 100 सुनहरे दिन, एनीमिया से बचाव और दूसरे कई चीजों को लेकर कार्यक्रम का उद्देश्य था इसमें जागरूक करना। इस कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना से जुड़ी तमाम आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं डोईवाला ब्लॉक प्रमुख भगवान पोखरियाल नगर, पालिका अध्यक्ष और कई दूसरे लोग भी मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।